कांग्रेस छोड़ने के 8 महीने बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद फिर चर्चा में आ गए हैं। वजह है उनकी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा आज़ाद। गुलाम नबी ने आत्मकथा के विमोचन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, जो मीडिया की सुर्खियां भी बना। पुस्तक विमोचन के बाद गुलाम नबी आज़ाद लगातार न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और कांग्रेस को लेकर कई खुलासे कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। आज़ाद ने कांग्रेस के भीतर अपने किए गए कामों का खूब बखान किया, लेकिन आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि गुलाम नबी को जहां जहां कमान सौंपी गई वहां वहां कांग्रेस साफ हो गई। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि अब तो राहुल गांधी ने भी खुलकर गुलाम नबी आज़ाद पर हमला किया है। उन्होंने अडानी शब्द को जो डिफाइन किया है उसमें अलग अलग जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे उनके नामों का जिक्र किया है, जिनमें एक नाम गुलाम नबी आज़ाद का भी है। गुलाम नबी आज़ाद ने बहरहाल क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ी है, वहां लोकतांत्रिक तरीके से फैसला अब नहीं होता है। कांग्रेस में फैसला लेने में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई रोल नहीं है। आज़ाद के बयान पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। राहुल गांधी ने इसे अडानी मुद्दे से भटकाने की साजिश करार दिया। अब हम आपको आज़ाद का वो बयान बताते हैं जिसने सनसनी फैला दी, बल्कि एक नहीं 3 बयान हैं उनके ऐसे। पहला बयान है, आज़ादी के बाद कांग्रेस में कोई भी मुसलमान अध्यक्ष नहीं बन पाया, मुसलमानों को राष्ट्रीय महासचिव से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये बात सही है कि गुलाम नबी आज़ाद का एक कद पार्टी में हुआ करता था और कई बार वो अध्यक्ष पद की दौड़ में दिखाई दिए, लेकिन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं स्थितियां कि अब गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष पार्टी को मिला है। इससे पहले पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को लेकर ये सवाल होते थे कि इनमें से कौन अध्यक्ष बन सकता है। उनमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम बहुत आगे माना जाता था। वो इतने कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस में, गांधी परिवार के भी बहुत करीब रहे हैं, जिस पर अभी वो हमला करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उनका ये आरोप है कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से कभी अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। दूसरा बयान उनका, राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा, ये अगर मैं दुनिया को बता दूंगा तो भूचाल आ जाएगा, मैं ये बताना नहीं चाहूँगा। तो उन्होंने एक सनसनी तो फैला दी, ये कह दिया कि मुझे कुछ ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता है और मैं बता दूंगा तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने कह दिया कि मैं इस पर बताना नहीं चाहूँगा। तो इस स्ट्रैटेजी को उनकी आत्मकथा या उनकी जो किताब आई है उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि इस किताब को चर्चा में बनाने के लिए या किताब जो है वो बेस्ट सेलर बने, अच्छे से बिके के लिए भी ये प्रयास होते हैं। लेकिन इतने तक सीमित नहीं है, इसका बड़ा व्यापक पैमाना दिखाई पड़ता है। किताब का चुनाव के ठीक पहले आना, फिर उनका लगातार इंटरव्यूज़ देना या अडानी मुद्दे से भटकाने का आरोप जो कांग्रेस लगा रही है वो आना, ये सारी बातें अचानक से हुई नहीं लगती हैं। तीसरा बयान जो गुलाम नबी आज़ाद ने दिया वो ये है कि ट्विटर पर जो कांग्रेसी काम कर रहे हैं उससे 2000 ज़्यादा गुना मैं कांग्रेसी रहा हूँ। कांग्रेस को मैंने बहुत कुछ दिया है लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं है। आज़ाद के कांग्रेस से कुछ नहीं मिलने पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वो सबसे बड़े लाभ भोगी रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। अब जानते हैं कि गांधी परिवार आज़ाद के रिश्ते कैसे तल्ख हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद जैसा चेहरा क्यों अलग हो गया गांधी परिवार से। आपको याद दिला दें कि 2019 में हार के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने 23 नेताओं के साथ मिलकर सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। पत्र जिस वक्त लिखा गया था उस वक्त सोनिया गांधी बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। राहुल ने इसकी आलोचना की थी। साल 2021 के फरवरी में गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से रिटायर हो गए। सांसदी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी चला गया। इस बीच कांग्रेस ने उन्हें कश्मीर में काम करने के लिए कह दिया। शिवसेना नेता संजय राउत से बात करते हुए राहुल ने कहा था कि कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने गुलाम नबी जी को कश्मीर की कमान संभालने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। अगस्त 2022 में कांग्रेस ने आज़ाद को कश्मीर में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। आज़ाद इससे नाराज हो गए और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यानी वो डिमोशन मान रहे थे इसको। आज़ाद ने कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले को अपमान से जोड़ दिया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी को छोड़ना एक ऐसे समय पर हुआ जब अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में बहुत आगे थे और उन्होंने जो कहा कि कोई मुसलमान कभी अध्यक्ष नहीं बन पाया, ये कहीं ना कहीं इस कसक को भी दिखाता है कि वो भी इस अपेक्षा में थे कि कांग्रेस में शायद इस बार अध्यक्ष पद की दौड़ में वो आगे आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको भी नाराजगी की एक वजह माना जा सकता है। हालांकि इस पर कुछ उन्होंने कहा नहीं है। अब जान लेते हैं कि कांग्रेस के शिखर पर गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे कैसे थे। 1973 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आज़ाद 1980 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आज़ाद को कांग्रेस में संजय गांधी का करीबी माना जाता था। 1980 में महाराष्ट्र के वाशिम में से वो लोकसभा भी जीते थे।
सांसद बनने के बाद आज़ाद को 1982 में इंदिरा कैबिनेट में शामिल किया गया। उस वक्त 32 साल के थे। संजय और इंदिरा की मौत के बाद आज़ाद कुछ दिनों तक अलग थलग रहे, लेकिन बोफोर्स कांड के बाद राजीव गांधी के करीब आ गए। दरअसल राजीव गांधी पर जब उनके करीबी रहे वीपी सिंह ने बोफोर्स में उनकी भूमिका पर सवाल उठाया तो कांग्रेसी पलटवार नहीं कर पाए। गुलाम नबी ने इसकी आलोचना की और सभी राज्य प्रमुखों से जोरदार पलटवार करने के लिए कहा। राजीव गांधी की हत्या के बाद आज़ाद नरसिम्हा सरकार में मंत्री तो रहे, लेकिन पावरफुल नहीं थे। राव के बाद कांग्रेस की कमान सीताराम केसरी को मिली थी। केसरी के समय आज़ाद की तूती बोलती थी। 10 जनपद में 3 मियाँ, गुलाम नबी, तारिक अनवर और अहमद पटेल, एक मीरा कुमार का मुहावरा पढ़ा जाता था। सोनिया गांधी के पावरफुल होने के बाद आज़ाद की हैसियत भी कांग्रेस में बढ़ी। आज़ाद को कई राज्यों का प्रभार मिला। कई मौकों पर सोनिया ने उन्हें संकट मोचक तक कहा है, उनकी भूमिका भी दी गई है। 2005 में जब समझौते के तहत कश्मीर में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उनको बनाया गया तो आज़ाद दिल्ली से भेजे गए थे। 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद आज़ाद को राज्यसभा भेजा गया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ये बड़ी बात थी। आज़ाद कांग्रेस में करीब 30 साल तक महासचिव रहे और CWC के सदस्य रहे। तो उनका ये आरोप कि वो कभी कुछ नहीं रहे या उनको कुछ नहीं मिला है, इस पर जयराम रमेश और पार्टी के तमाम अन्य नेता जो हैं अब आपको पलटवार करते दिखाई देंगे। और वो उनका कहना है साफ तौर पर कि सबसे ज़्यादा लाभ भोगी जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद रहे हैं। 30 साल तक कांग्रेस में महासचिव रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। गुलाम नबी आज़ाद का चुनावी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस में रहते आज़ाद ने जिन राज्यों के लिए काम किया वहां कांग्रेस साफ हो गई। इसे उदाहरण और तथ्यों से समझिए। 1987 में इलाहाबाद के उपचुनाव में गुलाम नबी आज़ाद को पहली बार प्रभारी बनाया गया। ND तिवारी की सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस बुरी तरह हार गई। यह हार कांग्रेस के लिए बाद में बहुत बुरी साबित हुई। 1989 के चुनाव में कांग्रेस यूपी में हार गई। ND तिवारी के कई मंत्री विधानसभा नहीं पहुंच पाए। राम मंदिर मामले में बुरी तरह घिरी कांग्रेस ने उस वक्त आज़ाद का प्रमोशन एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर किया था, लेकिन आज़ाद यूपी में मुसलमानों के वोट लाने में असफल रहे। प्रभारी होने के बावजूद कांग्रेस को ठोस समीकरण के सहारे जीत नहीं दिला पाए। 2001 में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी को तमिलनाडु का प्रभार सौंपा। गुलाम नबी ने कांग्रेस का गठबंधन जयललिता की पार्टी के साथ करने का फैसला किया। समझौते के तहत कांग्रेस सिर्फ 14 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 7 जीती। चुनाव के बाद तमिलनाडु में जयललिता की सरकार बनी, लेकिन मंत्रिमंडल में कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आज़ाद का खूब विरोध किया, जिसके बाद पार्टी ने जयललिता से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। तीसरी एक और घटना है। 2002 में गुलाम नबी को फिर से यूपी का महासचिव बनाया गया। आज़ाद के रणनीति यहाँ इस बार भी काम नहीं आई और कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। 2002 के चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हुआ, सिर्फ 25 सीटें जीत पाई। केंद्र में मजबूती के साथ उभर रही कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। एक और घटना है। 2008 में कर्नाटक विधानसभा हारने के बाद 2009 में कांग्रेस ने गुलाम नबी को कर्नाटक का प्रभारी महासचिव बनाकर बेंगलुरु भेजा। मकसद लोकसभा में बेहतरीन परफॉर्मेंस था। आज़ाद महासचिव बनने के बाद कर्नाटक में कई प्रयोग करते दिखाई दिए, लेकिन हमेशा असफल रहे। 2009 में कर्नाटक की 28 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 6 पर जीत मिली। 2004 में पार्टी को 8 पर जीत मिली। कर्नाटक में सीटों की कमी तब आई जब 2004 के मुकाबले 2009 में कांग्रेस के सीटों में इजाफा हुआ था। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन CM YS रेड्डी के निधन के बाद कांग्रेस वहां स्थिति संभालने के लिए गुलाम नबी को तैनात किया गया था। शुरू में हाईकमान से रजामंदी लेकर आज़ाद ने के रोसैया को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब YSR के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने बगावत कर दी तो उनका मुकाबला करने के लिए किरण रेड्डी को उतार दिया गया। कांग्रेस के इस फैसले का विरोध करते हुए जगन मोहन ने इस्तीफा दे दिया। तो उनका दूर होना, वो काफ़ी लोकप्रिय थे, उनका दूर होना एक बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। और रणनीति कौन बना रहा था? गुलाम नबी आज़ाद के पर ये ठीकरा फोड़ा ही जाएगा कि वहाँ पर अगर वो चीज़ों को नहीं संभाल पाए तो इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश में चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। हाल में किरण रेड्डी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। 2016 में गुलाम नबी को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। कमान मिलते ही नबी अखिलेश यादव की पार्टी सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करने लगे। गठबंधन के तहत सपा से कांग्रेस को 100 सीटें भी मिली, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई। 2012 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, लेकिन 2017 में 7 तक सिमट कर रह गए। इसके बाद गुलाम नबी को पार्टी ने हरियाणा भेजा। 2019 में कांग्रेस को हरियाणा में भी हार मिल गई।
2014 में कांग्रेस ने गुलाम नबी को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। चूंकि लोकसभा में पार्टी के पास संख्या बल नहीं था, इसलिए राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष महत्वपूर्ण पद था। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान हुआ तो गुलाम नबी फ्लोर मैनेज करने में असफल रहे। कांग्रेस के तत्कालीन चीफ व्हिप भुवनेश्वर कलिता ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से पार्टी व्हिप नहीं जारी कर पाई। गुलाम नबी के रहते सदन में ऐसे कई मौके आए जब पार्टी की किरकिरी हुई, लिहाजा अब पार्टी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं दिखाई पड़ती है। और गुलाम नबी आजाद का ये आरोप कि उन्हें पार्टी से कभी कुछ नहीं मिला, ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए पता लगता है कि कहना गलत होगा, क्योंकि उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन कई मौकों पर वो असफल साबित हुए हैं। बहरहाल अब राहुल गांधी भी गुलाम नबी आजाद पर सीधा हमला करते दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।